गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, रेखा एवं कोण, जो कक्षा 9th और 10th का सिलेबस है, लेसन 6, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आधारभूत पद और परिभाषाएं कुछ है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। देखिए, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। किसी रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु क्या कहलाते हैं, रेखाखंड। जैसे एक अंत बिंदु यहाँ हो गया और यहां से यहां तक जो मिलाएंगे इसको, रेखा को, उसी को क्या बोला जाएगा, रेखाखंड। क्या बोला जाएगा बेटा, रेखाखंड। ठीक है, इसका नामकरण कर सकते हैं हम लोग ए और बी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी परिभाषा है किरण है, जिसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है। इसका यहां से शुरू करना है। इसका बेटा एक अंत बिंदु जो होगा इसी को क्या कहेंगे, रेश कहेंगे। क्या कहेंगे, रेश। ठीक, इसको ऐसे भी तीर लगा सकते हैं इधर भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी परिभाषा जो हमारी है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु। जैसे यहाँ पे तीन बिंदु की बात कर रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, यहां से जो रेखा निकलेगी इससे मिलते हुए यहाँ आगे तक जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका नामकरण कर दिए ए बी सी। इसी को क्या बोला जाता है, संरेख बिंदु। क्या बोला जाता है बेटा, संरेख बिंदु। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं असंरेख बिंदु के बारे में। ठीक है, असंरेख बिंदु को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो क्या कहते हैं उसको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख। देखिए, ये क्या है, बिंदु है हमारे पास, ये एक रेखा में स्थित नहीं है। ठीक है, अगर वन लाइनर में स्थित रहते तो इसको हम बोल सकते थे संरेख बिंदु। ठीक है, लेकिन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कोण के बारे में पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण कहलाते हैं। जैसे ये बिंदु है और इसी बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा बेटा, कोण। क्या कहा जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी कह सकते हैं। आगे शीर्ष क्या होता है, वेर्टेक्स या वर्टेक्स, इसको बोलते हैं। देखो, भुजाओं का अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे इसको दो पार्ट में बटा है। पहला, दो किरणों का समान बिंदु। तो यहां से देखिए, दो किरणों का क्या हो रहा है, सामान्य बिंदु। यहीं से दोनों किरण निकल रही है, पी क्यू आर। और ये देखिए, दो रेखाओं का सामान्य बिंदु, ये किरण का सामान्य बिंदु था और ये दो रेखाओं का सामान्य बिंदु। यहाँ से रेखा एक तो निकल रही है, यहाँ से एक निकल रही है, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भुजाएं क्या होती हैं, आर्म्स। ठीक है, तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण का क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये कोण को बना रही है दो किरणें, तो यही जो दोनों किरणें होंगी भुजा कहलाएंगे। जैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। कहते हैं ना, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। ठीक है, देखिए, आइए हम लोग समझते हैं न्यून कोण के बारे में। ठीक है, न्यून कोण को बोलते क्या है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक होती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 0 अंश और 90 अंश के बीच में होती है। ठीक है, या तो 0 अंश से अधिक होगी, 90 अंश से छोटी होगी, या तो कह सकते हैं 0 अंश और 90 अंश के बीच में होगी। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो बनता क्या है कि एक्यूट एंगल जब भी बनेगा, देखिए ये 90 अंश का कोण है। बात समझ रहे हैं, ये कौन सा कोण है, 90 डिग्री का।
90 डिग्री के अंदर ही न्यून कोण बनेगा। ठीक है, कह सकते हैं 76, 77, 80, 85, 30, 35, 40। ठीक है, ऐसे बात समझ रहे हैं, ये न्यून कोण कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सम कोण क्या होता है। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, सम कोण कहलाता है। 90 डिग्री देखिए सीधा सीधा होता है, इधर से भी सीधा होगा और इधर से भी सीधा होगा, और इसी कोण को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, या 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिक कोण के बारे में पूछता है। अधिक कोण नाम है इसका एब्ट्यूस एंगल। तो इसको जब अधिक कोण बोला जाता है, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 से क्या होगी? छोटी होगी। इसको कह सकते हैं या तो 90 अंश से 180 अंश के बीच में होती है, उसको क्या बोला जाएगा? अधिक कोण। जैसे कह सकते हैं कि ये देखिए आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से जब भी बनेगा ये हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन जब भी बनेगा तो 90 डिग्री से ये अधिक बनेगा। 180 इसको मानते हैं, 180 इसको मानते हैं, बाद में जाकर रिजु कोण कह लेते हैं, अभी रिजु कोण को पढ़ाएंगे। तो ये जो 180 है, तो ये क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जब भी रहेगा अधिक रहेगा, सॉरी कम रहेगा। बात समझ रहे हैं? 180 से कम रहेगा, लेकिन 90 से, ये जो 90 है इसी के बीच में रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी को क्या कहा जाएगा? अधिक कोण। यहां हम लोग पढ़ेंगे रिजु कोण के बारे में, और रिजु कोण को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से ही आप लोग समझ सकते हैं कि सीधी रेखा होगी, इसको समझते हैं। वह कोण जिसकी मात्रा 180 अंश के बराबर होती है रिजु कोण कहलाते हैं। 180 अंश यही होता है बेटा। ठीक है, सीधा। बात समझ रहे हैं? ये थीटा 180 अंश। ठीक, अब बात आती है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। या कह सकते हैं कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को कौन सा कोण कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। इसको देखिए यहाँ पे 180 डिग्री ये कोण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे कोण को जब ये 180 हो गया तो 360 हमारा जो होता है पूरा घूम जाता है। ठीक, तो इसको कह सकते हैं ऐसे, ये क्या होगा? थीटा, ये ए बी, कुछ भी पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पूरक कोण क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे? तो बेटा जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण, यदि किन्हीं दो कोणों का योग समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से कोण होंगे। मान लीजिए कि अगर ये 45 डिग्री, ये तो 90 अंश का 90 डिग्री का कोण है, लेकिन पूरक कोण जब पूछेगा तो दोनों मिलाकर कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री। जैसे थीटा प्लस थीटा मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है। मान लीजिए कि ये 45 अंश का हो गया और दूसरा भी 45 अंश का हो गया, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पूरक को कोण हो जाएंगे। अगर कह सकते हैं हम इसको 55 डिग्री, तो इसको कितना कहेंगे? 35 डिग्री। तब जाके कितना होगा? 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा जब भी आप सेंटेंसेस देखिएगा समझ जाइएगा क्या है? पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल। आइए देखते हैं हम लोग समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। समपूरक कोण हमारा होता क्या है कि इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इंग्लिश याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में केवल इंग्लिश ही दे देगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है हमारा, यदि किन्हीं दो कोणों का योग रिजु कोण अर्थात, ठीक है, यहाँ पे कोण बना लीजिए, अर्थात 180 अंश के बराबर हो तो संपूरक कोण कहलाता है। ये देखिए जो हमारा क्या है? रिजु कोण है। ठीक है, और इसका जो एंगल बटेगा, ये दोनों का मान कितना आएगा? 180 है। ठीक है, यहाँ पे सम लिखा है, सम कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, जितना भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आसन्न कोण के बारे में पढ़ेंगे। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है,
इसको क्या बोला जाता है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब समझ रहे हैं, ये शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ होगा, यहीं से देखो दोनों कोण निकले हैं कि नहीं निकले हैं, तो आसन्न कोण कहलाएंगे। एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, इसमें से भुजाएं होंगी जो कि उभयनिष्ठ भी होंगी और उभयनिष्ठ नहीं भी होंगी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होंगे। ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। इसके क्या है बेटा? विपरीत है कि नहीं है? विपरीत स्थित है, तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? आसन्न कोण कहलाएंगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कोणों का एक रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो कोणों जो एक ही समतल पर बने हो, ठीक है। दो कोण किस पर बनेंगे? एक ही समतल पे। ये देख रहे हैं हम, ये समतल है हमारा और इसी पे क्या बन रहा है बेटा? दो कोण बन रहा है, एक इधर और एक इधर। ये देखो, ये ए है, ये बी है, बात समझ रहे हैं? ए बी सी। तो यही क्या होगा, जो समतल पर दोनों कोण बनेंगे उसी कोण को कहेंगे रैखिक युग्म। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। पर इसमें एक बात ये होती है कि दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि रिजु कोण हमारा कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। अब इसी में से कोण को निकालना है बाहर, दोनों कोण को, ठीक है। तो इसी पर आधारित बहुत सारी सवाल या प्रश्न बनेंगे, जो कि अगर जो कर ले जाएगा, इसको याद कर ले जाएगा, वो तो कर लेगा, बाकी लोग अपना जानेंगे। एक ठो कोण और बचा, उसको पढ़ाकर बंद। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, और ये आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, तो वे दो कोण जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने बन रहे, उन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखिए, एक ही बिंदु को दो रेखाएं काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? एक ही बिंदु को दो रेखाएं काट रही हैं। अब देखो, जो कोण हमारे बनेंगे, चार कोण कौन कौन से? देखिए, आमने सामने कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इसके सामने ये, इसके सामने ये। देखिए, पहले बनेगा कोण ए ओ डी, ए ओ डी। इसके बराबर कौन बना बेटा? कौन बना? कोण सी ओ बी। कौन बना? कोण सी ओ बी। अब यहाँ पे कोण बना एक ठो, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। और ये कौन सा बना? कोण डी ओ बी, ठीक है। ये चार कोण जो आपस में है बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।